नमस्कार, मैं मनोज विश्नोई और इस रेड प्लस न्यूज़ पर आपका बहुत स्वागत है। आज हम सबसे पहले उन दर्शकों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जो खबरों में बदलाव, सुधार और वेरिएंट को लेकर रेड प्लस न्यूज़ को हमेशा सजेशन देते आए हैं। और आज हम उन सभी दर्शकों का बहुत आभार व्यक्त करते हैं जो ये बताते हैं कि रेड प्लस न्यूज़ के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर वे क्या देखना पसंद करते हैं और क्या नहीं। और अगर आपने अभी तक अपनी सकारात्मक प्रतिक्रिया या कोई राय नहीं लिखी है तो आज भी आप अपने इस रेड प्लस न्यूज़ के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म के सीधे कमेंट बॉक्स में जाइएगा और आज अपनी राय लिखिएगा कि आप रेड प्लस न्यूज़ पर क्या देखना पसंद करते हैं। क्या खबरों का विस्तार भी होना चाहिए? क्या यही खबर आपको ठीक लगती हैं या फिर खबरों में कोई और सकारात्मक सुधार की ज़रूरत है? लेकिन आज हम सबसे पहले आपको राजस्थान के बाड़मेर जिले के लीलसर गांव से उठती उस सियासी आंधी की एक कहानी बताएंगे जो बाहर से देखने में मनरेगा बचाओ संग्राम जैसी लगती हैं, लेकिन अंदर से ये सत्ता, व्यवस्था और सियासी स्मृतियों की एक टकराव भी बनाती हैं। जहां मंच पर खड़े दिखाई देते हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री और गुड़ामलानी की राजनीति का सबसे बड़ा चेहरा हेमाराम चौधरी और निशाने पर है राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। आरोप है भाषा तीखी है और वर्तमान सरकार के कामकाज की तुलना सीधे 1977 के इमरजेंसी से की जा रही है। हेमाराम चौधरी ये कह रहे हैं कि जिस तरह आपातकालीन के दौरान कांग्रेस से परिवार नियोजन और नसबंदी को लेकर एक ऐतिहासिक भूल हुई थी और आज जनता ने बिना किसी भेदभाव के पूरे देश में कांग्रेस को सत्ता से बाहर कर दिया था, और ठीक वैसे ही हालात आज दोबारा बन रहे हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तब सत्ता में कांग्रेस के सरकार थी और आज सत्ता भाजपा के पास है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक राजनीतिक चेतावनी है? हेमाराम चौधरी मंच से सरकार को खुली चेतावनी और चुनौती देते हैं और ये कहते हैं कि अगर उनके कार्यकाल में या तो उनके द्वारा कोई भी गलत काम हुआ है, कोई भी गलती हुई है, कोई भी बदमाशी हुई है, कोई भी भ्रष्टाचार हुआ है तो उन्हें सीधा जेल भेजा जाए और सलाखों के पीछे डाला जाए। लेकिन यहीं से कहानी उलझ जाती है क्योंकि आपातकाल की गलती किसी एक नेता की नहीं थी, उसकी सज़ा किसी एक मंत्री को नहीं मिली थी। उस दौर में पूरे देश ने बिना वजह उसकी कीमत चुकाई थी। लेकिन सवाल यह है कि क्या उस सज़ा का निर्णायक कौन था, जनता, व्यवस्था या समय? और आज जब हेमाराम चौधरी 1977 की याद दिलाते हैं तो क्या वे ये भूल जाते हैं कि उस दौर का दर्द सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं था बल्कि लोकतंत्र के गहरे घाव थे। और लीलसर गांव में दिया गया ये भाषण सिर्फ भजनलाल सरकार पर हमला भी नहीं है बल्कि ये कांग्रेस की उस राजनीति का एक आईना भी है जो कभी आंदोलन, कभी धरना, कभी जिला पुनर्गठन प्रक्रिया के विरोध पर सड़कों पर उतरती हैं और कभी सरकार पर जम करके बरसती भी हैं। हेमाराम चौधरी भर्तियों में धांधली की भी बात करते हैं, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हैं और मौजूदा हालात को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या यही सवाल तब नहीं उठे थे? क्या तब भी यही नैतिकता और साहस किसी ने दिखाया था? हालांकि ऐसा यार तो उस समय नहीं था, बाकी मुद्दे तो और भी थे लेकिन किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। और आज मंच से ये कहना आसान है कि मेरे खिलाफ कार्रवाई करो, लेकिन लोकतंत्र सिर्फ भाषणों से नहीं चलता। लोकतंत्र चलता है संस्थाओं से, प्रक्रियाओं से और जवाबदेही से। भजनलाल सरकार पर आरोप लगाना विपक्ष का अधिकार है, लेकिन आपातकाल की तुलना करना सिर्फ आरोप नहीं बल्कि इतिहास को दोहराना और दोबारा दोहराने जैसा ही है। क्योंकि 1977 कोई सामान्य साल नहीं था, वह भारत के लोकतंत्र का सबसे कड़ा इम्तिहान था। और उस इम्तिहान में जब जनता ने बिना चेहरा देखे, बिना नाम पूछे कांग्रेस को नकार दिया था, तब हेमाराम चौधरी कह रहे हैं कि जब हालात फिर वैसे ही बन रहे हैं तो भाजपा को झटका क्यों नहीं दिया जा सकता। लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई हालात वैसे ही है? क्या आज प्रेस पर ताले हैं? क्या अखबार पर ताले हैं? क्या चुनाव स्थगित है? क्या नागरिक अधिकार निलंबित है? क्या नेताओं को जेल में डाला जा रहा है या फिर ये राजनीतिक अतिशयोक्ति है? हेमाराम चौधरी सरकार से अपील भी करते हैं कि अपने कार्यकाल में किसी भी गलत काम को
बर्दाश्त न किया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए। यह बात सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन राजनीति में अपील और अमल के बीच की दूरी बहुत लंबी होती है। लील सर का यह आंदोलन सिर्फ मनरेगा का मुद्दा नहीं है, ये जिला पुनर्गठन, सत्ता विरोध और संगठन की जमीन तलाशने और आगामी राजनीति की पटकथा है। कांग्रेस ये दिखाना चाहती है कि वह सड़क पर है, संघर्ष में है और जनता के साथ है। वहीं भाजपा सरकार ये दावा करती है कि वह व्यवस्था सुधार रही है। अब फैसला किसका सही है ये तो मंच नहीं, जनता तय करेगी। लेकिन जब नेता आपातकाल की मिसाल देते हैं तो उन्हें यह भी याद रखना चाहिए कि इतिहास सिर्फ चेतावनी नहीं, वह जिम्मेदारी भी तय करता है। और आज अगर हेमाराम चौधरी ये कहते हैं कि उन्हें भी जेल भेजा जाए तो यह एक राजनीतिक बयान है, लेकिन लोकतंत्र में जेल का रास्ता नारों से नहीं सबूतों से तय होता है और यही इस पूरी कहानी का सार है। लील सर का आंदोलन, हेमाराम का भाषण और भजनलाल सरकार पर जमकर के बरसना, ये सब मिलकर के राजस्थान की राजनीति का वे अध्याय लिख रहे हैं जहां अतीत की परछाई और वर्तमान की लड़ाई और भविष्य की तैयारी एक ही मंच पर खड़ी है। सवाल सिर्फ इतना है कि जनता इससे चेतावनी मानेगी या चुनावी शोर। फैसला वक्त तय करेगा, लेकिन लोकतंत्र जो भी करेगा वो हमेशा अति उत्तम करता है और वही जनता करेगी जिसने 1977 में इतिहास बदला था और सारी बातों को अलग थलग कर दिया था। और आज खेल जगत से जुड़ी आपको एक और बड़ी खबर बता रही हैं। आज हम बात कर रहे हैं उस फैसले की जिसने क्रिकेट से ज़्यादा राजनीति को, खेल से ज़्यादा डर को और स्पोर्ट्समैन से ज़्यादा सियासत को बेनकाब कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने यह ऐलान कर दिया है कि वह आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी टीम को भारत नहीं भेजेगा। वजह बताई गई है सुरक्षा, लेकिन सवाल यह है कि क्या ये वाकई सुरक्षा का मुद्दा है या फिर इसके पीछे कोई और एजेंडा है। क्योंकि भारत जिस तरीके से हर साल एक IPL का आयोजन करता है जहाँ दुनिया भर के खिलाड़ी आते हैं, जहाँ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज़, यहाँ तक कि पाकिस्तान के पत्रकार भी आ चुके हैं, उसी भारत को बांग्लादेश अचानक असुरक्षित बताने लगा है। और BCB ने ICC से कहा कि हमारे मैच भारत से हटाकर श्रीलंका में कराइए और ICC ने साफ कहा कि शेड्यूल में कोई बदलाव नहीं होगा। और इसके बाद बांग्लादेश ने जो किया वो सिर्फ क्रिकेट नहीं बल्कि वैश्विक खेल भावना के एकदम खिलाफ खड़ा फैसला माना जा रहा है और वह ये है कि वे भारत नहीं आएंगे। अब ज़रा सोचिएगा कि ICC प्रतियोगिता कोई द्विपक्षीय सीरीज़ नहीं होता, ये विश्व कप है और विश्व कप में शर्तें नहीं होती, वहाँ नियम होते हैं और जो नियम नहीं मानता वो बार होता है। और यही होने जा रहा है बांग्लादेश के साथ में। आज लगभग तय माना जा रहा है कि उसके जगह स्कॉटलैंड को इस बेहतरीन टूर्नामेंट में शामिल किया जा सकता है। यानी जो टीम मैदान में लड़ने को तैयार थी वो बाहर है और जो डर दिखा रही थी वो खुद बाहर है और जो खेल से बाहर थी वो खेल के भीतर है। यानी खेल के भी साथ में खेल होता दिखाई दे रहा है। लेकिन असली नुकसान किसका होगा, भारत का या ICC का या बांग्लादेश का? जवाब है सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश का। क्योंकि PTI की रिपोर्ट ये कहती है कि अगर बांग्लादेश वर्ल्ड कप नहीं खेलता है तो उसे करीब 27 बिलियन डॉलर यानी लगभग 240 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। और ये कोई छोटी रकम नहीं है, ये बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की सालाना कमाई का 60% है। यानी आधी से ज़्यादा कमाई सिर्फ एक फैसले से हवा हो जाएगी और ब्रॉडकास्टिंग रेवेन्यू हो जाएगा, स्पॉन्सरशिप हाथ से निकलेगी और ICC फंडिंग पर सीधा असर पड़ेगा। और सवाल ये है कि क्या बांग्लादेश का क्रिकेट इतना अमीर है कि वो 240 करोड़ रुपए का नुकसान झेल सके, या फिर ये फैसला क्रिकेट बोर्ड से ज़्यादा किसी और ने ले लिया है। बांग्लादेश के खेल सलाहकार आसिफ नजरुल ने कहा कि ICC की सुरक्षा रिपोर्ट उन्हें स्वीकार्य नहीं है। जो सुरक्षा रिपोर्ट ICC ने भेजी है वो उन्हें कतई स्वीकार नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें भरोसा नहीं है कि भारत में खिलाड़ियों, पत्रकारों और दर्शकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। और उन्होंने ये भी कहा कि ये फैसला सरकार का है। यानी अब तस्वीर साफ हो रही है कि क्रिकेट बोर्ड का फैसला ये नहीं है, ये सरकार का फैसला है। और जब सरकार खेल में दखल देती है तो ICC के नियम क्या कहते हैं
आईसीसी साफ कहता है कि क्रिकेट में सरकारी हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या बांग्लादेश अपने इस फैसले से सिर्फ वर्ल्ड कप से बाहर नहीं हो रहा है, बल्कि आईसीसी की कार्रवाई को भी एक न्योता दे रहा है? और एक और बड़ा सवाल, अगर भारत इतना असुरक्षित है तो बांग्लादेश की टीम अब तक भारत के खिलाफ खेलती क्यों रही है? भारत में एशिया कप क्यों खेला और भारतीय खिलाड़ी ढाका क्यों गए? और आईपीएल में बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलने की कोशिश क्यों करते हैं और अचानक वर्ल्ड कप आते ही सुरक्षा का डर क्यों? क्या ये डर एक नया है या राजनीति पुरानी है? क्योंकि सच ये है कि खेल की कूटनीति का सबसे बड़ा मंच होता है राजनीति, और जो देश और खेल को राजनीति से जोड़ता है वो अंत में खेल में ही हारता है। और बांग्लादेश आज उसी मोड़ पर खड़ा है, अलग थलग दिखाई देता है। एक तरफ उम्मीद जता रहा है कि आईसीसी न्याय करेगा और श्रीलंका में खेलने देगा, दूसरी तरफ आईसीसी साफ कह चुका है कि कोई बदलाव नहीं होगा, यानी फैसला अब लगभग फाइनल है। और अगर बांग्लादेश नहीं आया तो स्कॉटलैंड आएगा और दुनिया ये देखेगी कि जो मैदान में उतरने से डर गया वो खुद ही बाहर हो गया और जो तैयार था उसे मौका मिल गया। आज का संदेश बहुत साफ है कि विश्व कप में खेलने का मौका विशेषाधिकार है, अधिकार नहीं। और जो इस विशेषाधिकार को शर्तों में बांधता है वे खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारता है। बांग्लादेश ने वही किया है और आने वाले समय में इसका असर सिर्फ एक प्रतियोगिता तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि असर उसकी विश्वसनीयता पर, उसकी क्रिकेट अर्थव्यवस्था पर और उसकी अंतर्राष्ट्रीय छवि पर भी पड़ेगा। और यही वजह है कि आज का सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि बांग्लादेश भारत आएगा या नहीं। असली सवाल यह है कि क्या बांग्लादेश क्रिकेट अपने ही फैसलों से खुद को बाहर कर रहा है और देश के साथ में नुकसान कर रहा है। इधर देश के मौसम में आज जो आप बदलाव देख रहे हैं वो सिर्फ बादलों की आवाजाही नहीं है, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वो वार है जिसने उत्तर भारत की तस्वीर को और तकदीर दोनों को बदल दिया है। राजस्थान हो या उत्तर प्रदेश, पंजाब हो या हरियाणा, चंडीगढ़ हो या कोई और, देश की राजधानी दिल्ली से लेकर के सभी जगहों तक, अधिकांश भारत के हिस्सों तक देर रात से आसमान खुला है, बारिश हो रही है और तेज़ हवाएं चल रही है और तापमान नीचे लुढ़क चुका है, ठंड बढ़ चुकी है। और जिन जिलों में कल तक धूप की तलखी थी वहाँ आज ठंड हवा के चेहरों पर थप्पड़ मार रही है। हिमालय राज्यों की तो बात करें तो वहाँ की तस्वीर और भी गंभीर है। हिमाचल प्रदेश के शिमला और मनाली में सीज़न की पहली बर्फबारी भी हो चुकी है। 3.5 महीने से चला आ रहा ड्राई स्पेल अब टूट गया है। जम्मू कश्मीर के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में बर्फ़ गिर रही है और श्रीनगर एयरपोर्ट पर 4 इंच तक बर्फ़ जम चुकी है। नतीजा ये है कि शुक्रवार की सभी उड़ानें रद्द कर दी गई है। श्रीनगर जम्मू कश्मीर हाईवे भी बंद है और नवयुग टनल के पास ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है। और कटारा में बर्फबारी के कारण वैष्णो देवी यात्रा पर भी एक असर पड़ा है। और अब जरा आगे की खबर सुनिए कि मौसम विभाग ये साफ साफ कह रहा है कि 26 जनवरी को दूसरा स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होगा, यानी कि असर ये है कि उत्तर भारत के 9 राज्यों में फिर से बारिश और बर्फबारी होगी, यानी ठंड अभी जाने वाली नहीं है, बढ़ने वाली है। तो सवाल सिर्फ मौसम का नहीं, सवाल तैयारी का है कि आप इस ठंड को बचने के लिए किस तरीके की तैयारियां कर रहे हैं। लेकिन आप रेड प्लस न्यूज़ से जुड़े हैं तो आज का ये पूरा एपिसोड आपको कैसा लगा? हल्का सा हमने इसमें बदलाव भी किया है और आज के इस पूरे एपिसोड के देखने के बाद आप ज़रूर अपनी राय है वो कमेंट बॉक्स के सेक्शन में ज़रूर डालिएगा। रेड प्लस न्यूज़ से जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। नए हैं तो फॉलो करें और शेयर ज़रूर करें। और फेसबुक पर अगर आप इसे देख रहे हैं फॉक का ऑप्शन ज़रूर दिखाएं ताकि इससे रेड प्लस न्यूज़ के चैनल को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विजिबिलिटी मिलेगी। जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया।